हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारतीय स्टॉक शो। आज हमारे साथ है पंडित दयाशंकर महाराज जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे, ठीक है। पंडित जी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्र के ज्ञानी हैं और पहले भागवत कथा के वाचक भी रह चुके हैं। तो पंडित जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये भागवत कथा की जर्नी कहाँ से शुरू की? मैंने शुरुआत में मेरा प्रारंभिक जीवन भागवत कथा से ही शुरू किया था। जी जब मैं 20 साल का था, 20, 21, 22 तक, तब तक मैंने कई भागवत की कथाएं कही हैं। जी जी। इसके बाद मैं भारत से बाहर चला गया, यूरोप के पूरे 16 देशों का उस समय मेरे पास ब्लू कार्ड था। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, एशिया के कई देश, लगभग 40 के आसपास देशों में मैं गया, महर्षि महेश योगी की संस्था के द्वारा। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं वहीं लगातार रहने लगा, वहाँ ज्योतिष वास्तु का वो बताता था जी यज्ञ इत्यादि के बारे में। इसके बाद धीरे धीरे इधर का मेरा भागवत का कम हो गया और वही काम मेरा चलने लगा। तो अभी जब मैंने वो संस्था छोड़ दी, उसके बाद भी मैं विदेशियों का वही काम, अभी ज्योतिष वास्तु का ही यज्ञ का कर रहा हूँ अभी भी। अच्छा, तो अभी आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र का आप काम करते हैं। अब बात करें अगर एस्ट्रोलॉजी की, तो आज का जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें एस्ट्रोलॉजी को कैसे ले सकते हैं? डिपेंडेंसी है या गाइडेंस है वे? देखिए, ज्योतिष को आज के समाज में, समय में एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं कि ज्योतिष हमें एक ये संकेत देता है कि आपका ये ग्रह कमजोर है तो ऐसा करेगा, ये ग्रह बलवान है तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। या मतलब कोई भी दशा आ रही है, जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा आ रही है, वो किस स्थान का स्वामी है, उसके अनुसार वो आपके लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। ये अशुभ ग्रह है, वो खराब फल देने वाला है, तो उसके लिए हम समाधान के रूप में कुछ न कुछ कर सकते हैं। ये हमारे लिए गाइडेंस का काम करने, दिशा निर्देश का काम करेगा। पंडित जी, जो सबकी कुंडली होती है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबकी समान होती हैं या सबकी एकदम पूरी 100 to 100 डिफरेंट होती है? सबकी कुंडली में 12 भाव है, 12 घर हैं, वो एक ही जैसे होते हैं सबके। अच्छा। और सभी घरों से प्रत्येक के में एक ही चीज देखी जाती है। जैसे प्रथम घर है, उसके शरीर के बारे में, सिर के बारे में वो देखा जाएगा। दूसरे में मुख के बारे में, धन संपत्ति और पारिवारिक व्यक्तियों के बारे में देखा जाता है, सभी के बारे में, चाहे वो कभी का भी जन्मा हो। इसी प्रकार से चतुर्थ घर को लीजिए, प्रत्येक की कुंडली में उसकी स्थायी संपत्ति अर्थात भूमि, जायदाद, घर है, कोई बड़ी संपत्ति है, इनके बारे में प्रत्येक के लिए देखेंगे। लेकिन ग्रहों के अनुसार वो कम ज़्यादा प्रत्येक के लिए होता है। जी पंडित जी, तो अब अगर ग्रह की बात हो रही है, तो चंद्रमा ग्रह की अगर बात करें तो ये क्या रोल मतलब अदा करता है हर एक सदस्य के? मान लीजिए कहते हैं कि चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, कोई कहता है कि चांदी पहनो, तो इन सब का क्या मतलब है? अच्छा, चंद्रमा के बारे में एक वेदों में शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर होगा कुंडली में, तो मन का कारक है, तो उसका मनोबल कमजोर रहेगा। कई बार व्यक्ति को देखा होगा, अच्छा काम भी उसे मिल जाए, तब भी उसके अंदर मनोबल कम रहता है, सही चलेगा नहीं चलेगा, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, चिंतायुक्त रहता है, क्योंकि उसका मन किसी काम में नहीं लग पाता है। अगर किसी का चंद्रमा बलवान होगा तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर मनोबल बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसे हल्का फुल्का भी काम मिल जाए, उसमें वो खुश रहता है। अगर कोई काम खराब भी जा रहा है, तब भी वो जल्दी घबराता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चंद्रमा के कारण दृढ़ शक्ति वो रहती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, चंद्रमा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दो प्रभाव है। प्रत्यक्ष को तो हम देख लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष जो हम कुंडली के अनुसार देखते हैं, वो अप्रत्यक्ष में आता है। अब आप कहेंगे चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? आप जानते हैं चंद्रमा एक जलीय ग्रह है। हमारे शरीर में भी कम से कम 70-75% जल है, वो भी नमकीन खारा, चाहे वो रक्त के रूप में हो या अन्य प्रकार से। तो जितना भी ऐसा जल है, जितना भी जल है, उसे चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है।
तो हमारे शरीर में खून है, उसे भी वो रक्त को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप कहेंगे वो कैसे? तो जब चंद्रमा बलवान होता है, कब होता है? पूर्णिमा के दिन। अच्छा। और सबसे ज्यादा जल कहाँ पे है? समुद्र में। जी जी। तालाबों में भी होता है, नदियों में भी होता है, लेकिन वो खारा नहीं होता है, खारे जल को ज्यादा वो करता है। वैसे जल पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब जब चंद्रमा पूर्ण होता है उस समय समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? चंद्रमा उस जल को अपनी ओर मतलब खींच आकर्षित करता है, खींचता है। जी। ये क्या है? चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इतना ही नहीं, जब चंद्रमा पूर्ण होता है, अगर किसी का घर पागल खाने के आसपास होगा या किसी व्यक्ति को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूर्णिमा के आसपास ज्यादा दौरे पड़ते हैं। अच्छा। इसके अलावा पागल खानों में भी ज्यादा शोरगुल होता है, वो पूर्णिमा के आसपास ही सबसे ज्यादा होता है। क्यों? चंद्रमा उनके अंदर मन को भी प्रभावित करता है, साथ साथ में जलीय तत्व होने के कारण उसको अपनी ओर खींचता है। अच्छा। जो व्यक्ति गाने बजाने के शौकीन होते हैं, नहीं भी होते हैं, वो भी पूर्णिमा के आसपास वो ऐसे गुनगुनाने लगते हैं, मतलब प्रसन्न होने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनके मन को प्रभावित कर रहा है। ये उनके साथ होता है जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। अच्छा है। जी जी जी। ये तो वैसा हो गए जिसे हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। सकते हैं। हाँ जी। इसी प्रकार से अन्य भी चंद्रमा का वो है कि जैसे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, अमावस्या की अपेक्षा पूर्णिमा के आसपास बच्चों के जन्म की संख्या है वो ज्यादा रहेगी। अगर अमावस्या को 10 हो रहे हैं तो पूर्णिमा को 11 संख्या होगी, या पूर्णिमा के आसपास। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। अच्छा। ओह। और अगर चंद्रमा की दशा कमजोर है तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, अगर कुंडली में चंद्रमा किसी का कमजोर है, नीच राशि में, नीच मतलब वृश्चिक राशि में नीच हो जाता है, जी जी जी। 8 नंबर की राशि वृश्चिक है, अथवा चंद्रमा अस्त है, मतलब अस्त जब होता है सूर्य के जब नजदीक आ जाता है, अमावस्या है, अमावस्या से 1-2 दिन आगे पीछे है, तब भी अस्त ही रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा चिंता बनी हमेशा ही बने रहते हैं। उनका काम यदि सही भी चल रहा है तब भी वो परेशान रहते हैं, भावनात्मक ज्यादा उन्हें वो रहता है, बिना बात कई बार वो रोने भी लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, मतलब चिंता, तनाव, मानसिक अवसाद, ये सब उनको डिप्रेशन ज्यादा रहता है। तो इसी तरीके, और बुध ग्रह कमजोर होता है तो भी एंजाइटी का असर माना जाता है। बुध है वो विचारों का है, अगर बुध कमजोर है तो एंजाइटी भी देगा, साथ साथ वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा। सही समय पे कई बार मतलब व्यक्ति का काम तो चल रहा है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण उसे कई प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं। ये विचार भी अगर किसी व्यक्ति के साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो हम ये मान लें कि उसका बुध कमजोर है, अगर सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, अगर अवसादग्रस्त है, चिंता युक्त हमेशा ही रहता है, परेशान रहता है, तो चंद्रमा कमजोर है। जी 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 जी। और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब कोई उपाय? हाँ, इन प्रत्येक ग्रह का अलग अलग देवता होता है। जैसे बुध अगर किसी का कमजोर है, बुध है, गुरु है, तो भगवान विष्णु से संबंधी कोई भी पूजा पाठ करे। जैसे विष्णु से संबंधी है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकता है, रामचरितमानस का पाठ कर सकता है, सुंदर कांड का पाठ कर सकता है, कोई भगवान कृष्ण से संबंधी कर सकता है। मतलब विष्णु भगवान के अवतार से संबंधी या विष्णु भगवान से संबंधी कोई भी स्तोत्र का पाठ करेगा तो उससे बुध भी अच्छा रहेगा, साथ साथ में गुरु है वो भी बढ़िया हो जाएगा। अब इसी के साथ शुक्र ग्रह का भी बता दीजिए। अच्छा, शुक्र है मनोरंजन, कॉस्मेटिक, इन सब का कारक है, सौंदर्य प्रसाधन का भी कारक है। जब भी बुध शुक्र उच्च राशि में होता है, ये प्रायः करके मार्च और अप्रैल के आसपास होता है, तो शुक्र का प्रत्यक्ष प्रभाव आप देखिए। जब वो उच्च का मतलब ज्यादा बलवान होता है तो कैसा प्रभाव देता है? पूरे समाज में सौंदर्य प्रसाधन, मतलब खुशबू फैली रहती है, जगह जगह फूल खिले रहते हैं, जहाँ घास है वो भी हरी भरी रहती है। मार्च अप्रैल में देखा होगा। अच्छा। प्रकृति भी नया सौंदर्य धारण कर लेती है। अन्य समय इतने हरियाली नहीं होगी, लेकिन मार्च अप्रैल में प्रकृति भी अपना नया रूप धारण कर लेती है। ना उस समय ठंडी होती है, ना गर्मी, उस समय क्या होता है? बसंत ऋतु रहती है। तो वो शुक्र प्रभाव अपना देता है, ये प्रत्यक्ष है। इतना ही नहीं, अगर किसी कुंडली में है
तो बहुतों को देखा होगा 70-80 साल के भी हो जाएंगे, लेकिन वो लगा रहे हैं, ये क्रीम लगा रहे हैं क्यों? उनका शुक्र बलवान है कुंडली में, इसलिए वो ऐसे ही कार्यों के लिए ज़्यादा वो रहते हैं, रुचि रखते हैं। और जिनका अगर कमजोर है तो उनकी क्या वो है? अगर शुक्र किसी का कमजोर है तो शुक्र दाम्पत्य जीवन का भी कारक होता है, साथ साथ में रिलेशनशिप का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं रहती हैं, उसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं जाता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ये समस्या बनी रहती है। साथ साथ में उसके लव रिलेशन में भी उसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और इसका उपाय पंडित जी? अच्छा, इसका उपाय यही है, जैसे शुक्र कमजोर है तो ऐसे को एक किडनी का भी वो है, कारक है, तो किडनी से संबंधी भी समस्याएं शुक्र देता है व्यक्ति को। अच्छा। तो इसका उपाय यही है, इसका देवी से संबंधी कोई न कोई पाठ करे। देवी मतलब चाहे दुर्गा जी से संबंधी करे, चाहे लक्ष्मी जी से संबंधी करे। कोई भी लक्ष्मी सहस्त्र नामावली भी पढ़ सकता है, नहीं तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकता है, और भी कई दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकता है, उसमें कवच अर्गला कीलक आते हैं, जी, उनका कर सकता है। इनसे शुक्र धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, तो उसकी समस्या अपने आप कम हो जाएंगी। और ये पाठ पंडित जी डेली करने हैं? हाँ, कोई भी पाठ है प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन का मतलब अगर कहीं यात्रा पे जा रहा है, कहीं फंस गए तो नहीं कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए, हमें प्रतिदिन वो करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, एक ग्रह मंगल ग्रह के बारे में हम लोग इतना सुनते हैं, और स्पेशली उन लोगों के बारे में ज़्यादा सुना जाता है जब उनकी शादी तय होने वाली होती है और कुंडली में मंगल की दशा का कहते हैं कि लड़का मंगली है या लड़की मंगली है, और अगर आपस में ये दोनों अगर मेल नहीं खाते तो शादी नहीं हो सकती। एक तो ये रीज़न बताइए कि ये इसका असली कारण क्या है, रीज़न क्या है, और जो लोग ये मिथ है या सच है कि अगर दो मंगली लोग नहीं है तो शादी नहीं हो सकती? ये सत्य है जी। एक श्लोक है, लग्ने व्यये चतुर्थे च सप्तमे व अष्टमे कुजः, कुज कहते मंगल को, भर्तारम नाशये भार्या, भार्या भर्ता विनाशयेत। अगर किसी की कुंडली में लग्न में चौथे स्थान में, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में मंगल बैठा हो तो मंगली कुंडली बन जाती है। लेकिन उसी कुंडली में मंगल के साथ में शनि राहु केतु में से कोई भी ग्रह हो या राहु गुरु की दृष्टि हो तो उससे मंगली दोष है वो निष्फल हो जाता है। निष्फल का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से दोष हट गया, उसका प्रभाव है थोड़ा कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, पूरी तरह से नहीं हटता है कभी। जैसे अभी ठंडी पड़ रही है, हमने स्वेटर पहन लिया, इनर पहन लिया, कोट पहन लिया, तो उससे क्या होगा, ठंडी का प्रभाव हमें कम लगेगा, लेकिन ठंडी जाएगी नहीं, हटेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी की कुंडली में मंगल के साथ में शनि राहु केतु कोई भी बैठा है या वो कमजोर है मंगल, तो उसका मंगल का प्रभाव निष्फल हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, पूरी तरह से नहीं हटता है। दूसरा, आपने सुना होगा 28 वर्ष के बाद मंगली दोष हट जाता है, लेकिन पूरी तरह से कभी भी नहीं हटता है, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है 28 के बाद। क्यों? व्यक्ति पुराने समय में विवाह कब होते थे, जल्दी होते थे, और विवाह की आयु शास्त्र के अनुसार भी 20-22 तक हो जाना चाहिए, 20-22-24 तक, लेकिन आजकल 28, 30, 35 में शादी कर रहे हैं, तो मंगल का प्रभाव उनका कहाँ वो हुआ। तो इसलिए कहते थे कि मंगल का प्रभाव 28 के बाद कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटता है, पूरे जीवन भर रहता है, 28 के बाद थोड़ा सा कम होता है। हाँ, विवाह के समय अगर लड़का मंगली है तो लड़की भी मंगली ही होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर लड़की मंगली नहीं है तो उसी प्रकार से जैसे लड़के की कुंडली पापग्रह मंगल प्रभाव डाल रहा है, तो लड़की की कुंडली में भी पापग्रह होने ही चाहिए, तब उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, दोनों में सामंजस्य की कमी और एक दूसरे के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य पर डालता है, क्योंकि ये हमने बड़ा सुना है कि मतलब लड़की है तो लड़के पे असर होगा, लड़का है तो, और सीधे बात ये होती है कि व्यक्ति नहीं रहेगा दुनिया में। क्या ये सच है या ये मिथ है? नहीं, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि वो दोनों में से कोई नहीं रहता है, अथवा एक नहीं रहता है, अथवा ऐसा हो जाता है दोनों के संबंध में बहुत तनावपूर्ण रहते हैं। कई बार संबंध विच्छेद अर्थात डाइवोर्स भी हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके ग्रह एक दूसरे से मेलापक नहीं खा रहे, इसलिए होता है। इसलिए मेलापक करना
जरूरी है। उसमें एक तो मतलब पापग्रह मंगली का वो सही होना चाहिए, दूसरा दोनों की राशियों में मित्रता होनी चाहिए, एक नाड़ी दोष, बाकी कोई भी दोष हो बना रहेगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं होने चाहिए। मंगली वाला पापग्रह का बैलेंस, नाड़ी दोष और ग्रह मैत्री, ये अगर सही है तो उनका दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलता रहेगा। थोड़ा बहुत परेशानी उनमें आती रहेगी लेकिन उनका चलता रहेगा, सही चल जाएगा। और आंशिक मांगलिक होते हैं, उनका क्या होता है? आंशिक फांसिक कुछ नहीं होते हैं, जिनका निष्फल हो जाता है दोष उसको कहते हैं ये आंशिक है। अच्छा। अभी उदाहरण के लिए मैंने ठंडी का वो बताया कि जिसका दोष कट जाता है, जैसे ठंडी है, ठंडी को हम हटा नहीं सकते हैं लेकिन हमने उसका वो पहन लिया, ठीक उसी प्रकार से आंशिक मंगली उसको बोल देते हैं, लेकिन आंशिक फांसिक कुछ नहीं है, वो पूर्ण मंगली ही होते हैं सब। ठीक है। अब पंडित जी, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी कुंडली है? देखिए इन तीनों में, तीन क्या एक चौथी भी ले लीजिए, सूर्य कुंडली भी। अच्छा। इन सब में सबसे मुख्य लग्न कुंडली है, लेकिन लग्न कुंडली का ही ज्यादा सूक्ष्म और जाके आगे नवमांश बन जाता है। लेकिन नवमांश को इसलिए नहीं अभी बता रहा हूं मैं, क्योंकि लगभग एक 16 वर्ग होते हैं, उसमें 16 अलग अलग कुंडलियां होती हैं। किसी से माता पिता का देखते हैं, किसी के भाइयों का देखते हैं, किसी से धन संपत्ति का देखते हैं, भाग्य का देखते हैं, किसी से पारिवारिक जीवन पत्नी आदि का देखते हैं या पति का देखते हैं। तो जैसे नवमांश है तो कई क्षेत्र में उससे देखते हैं, लेकिन मुख्य करके उसके वैवाहिक जीवन का ही उससे विचार किया जाता है, इसलिए लग्न कुंडली को मुख्य मान लिया है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए पंडित जी, 2 लोग हैं, उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई और शादी कर ली और बाद में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है और ग्रहों की दशा की वजह से हो रही है, तो क्या उसके उपाय निकाले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। अगर पहले से नहीं मालूम है, कुंडली विवाह हो गया, बाद में कुंडली देखी और दोनों में सही नहीं बन रहा है, तो जो ग्रह खराब कर रहे हैं तो उसका उपाय करना चाहिए। उस ग्रह की शांति के लिए उसका जप है, उसका पाठ है, ये सब करना चाहिए, जिससे मतलब समस्या धीरे धीरे उसकी कम हो जाती हैं। जैसे मालूम पड़ गया कि एक मंगली नहीं है, विवाह के बाद मालूम पड़ा। अब जिनका विवाह हो गया उनसे तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि आपकी एक की कुंडली मंगली है नहीं है। सीधा उनको उपाय बताइए कि जिसकी मंगली है उसे सफेद मूंगा पहनाइए। मूंगा का मतलब लाल व्यक्ति समझता है, लेकिन लाल नहीं, कैसा पहनना है? सफेद। सफेद उसको शांत करेगा, कम करेगा। इसके अलावा उससे ये कहेंगे दूसरे को कि आप दुर्गा जी का पाठ करिए, शंकर जी का करिए, जिससे मतलब आपका दूसरे का मंगल का प्रभाव है वो कम हो। तो इस तरह के अन्य भी प्रभाव हैं, मंगल की शांति के लिए भी करा सकते हैं जप वगैरह। ठीक है। अब सबसे डरावने ग्रह की बात करते हैं, राहु और केतु की। इनसे क्या लेना देना है हमारे डेली रूटीन का? देखिए एक तुलसीदास जी का एक वो है चौपाई, वक्र चंद्रमय ग्रसैन राहु, टेढ़ जान बंदई सबकाऊ, वक्र चंद्रमय ग्रसैन राहु। जिस समय परशुराम जी आए थे तो लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि हमें आप सीधा जान के इतना गुस्सा कर रहे हैं, पहले तो हमने बहुत से धनुष तोड़े, तब नहीं आया, तब आपने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज हमने ये धनुष तोड़ दिया यहाँ पे आके राम जी ने, तो आप नाराज हो रहे हैं। क्या हमें सीधा सोच के वो कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं? तो देखिए राहु केतु जितने हम सोचते हैं खराब हैं, अशुभ ग्रह हैं, लेकिन उतने ये अच्छे भी ग्रह हैं, ये हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। ये एक अलगाव वाले भी ग्रह हैं, मतलब जहां भी पापग्रह कोई भी बैठता है कुंडली में, उस स्थान से संबंधित जो जीव है, जैसे माता के स्थान में बैठ के पापग्रह 2-3, तो माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, या माता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, या माता का सुख बिल्कुल ही नहीं प्राप्त हो। लेकिन उस स्थान से संबंधित जो निर्जीव वस्तु है उसकी वो वृद्धि कराएंगे। जैसे चौथे स्थान में बैठे तो माता के लिए खराब कर दिया, लेकिन वही पापग्रह चौथे स्थान में बैठ के प्रॉपर्टी वगैरह उसके लिए बहुत बढ़ा देंगे, एक से अधिक घर भी दे देंगे कि वो निर्जीव है प्रॉपर्टी, वो सब बढ़ाएंगे। तो ये है। और साथ साथ में जब हमें व्यक्तियों से अलग करेगा कोई भी ग्रह, जब हम परिवार से दूर जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन धार्मिक कार्यों में लगने लगता है। तो ये कहते हैं कि ये मोक्ष के भी कारक ग्रह हैं।
अच्छा, तो पंडित जी, राहु जो ग्रह है, क्या आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है इसमें जो लोग आजकल लोग ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे यहाँ तक जाना है, मेरी लाइफ में ये कार, ये गाड़ी, ये सब, इतना पैसा, इतना रुपये, क्या राहु इसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए राहु क्या है, राहु और केतु ये अंधकार के ग्रह हैं, इनको तामस ग्रह माना गया है। तमस मतलब अच्छा। अंधकार के, इनकी अपना कोई भी राशि नहीं है। अच्छा। जिस घर में बैठ जाता है उस राशि का स्वामी कोई भी ग्रह होता है उसके फल को वो देने लगता है। अच्छे ग्रह के बैठ जाएंगे अच्छे स्थान पर तो उससे भी अच्छा करेगा राहु केतु, और खराब स्थान पर बैठ जाए खराब ग्रह के उसमें तो उससे भी खराब करेगा। तो इनकी स्वयं कोई सत्ता नहीं है। लेकिन हाँ, जो पापक ग्रह होते हैं उनसे संबंधी व्यक्ति स्वाभाविक उनके अंदर इच्छाएं ज्यादा होती हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। आपने देखा होगा जो साधारण वैसे व्यक्ति होता है उसकी ज्यादा इच्छा नहीं होती कि मुझे ये गाड़ी मिल जाए, इतना बड़ा घर मिल जाए, ये हो जाए। लेकिन वैसा जो थोड़ा झगड़ालू या वैसा होता है व्यक्ति तामसी, वो ज्यादा सोचता है कि ये भी हो, वो भी हो। उसके पास सब कुछ है लेकिन दूसरे का देखेगा कि उसकी ये गाड़ी है, अरे मुझे पे भी ये होना चाहिए, उसका इतना बड़ा घर है मेरे पास भी होना चाहिए। तो राहु केतु ये सब, राहु विशेष करके राहु ये देता है। क्यों, ये पहले क्या थे, एक राक्षसी तो थे। जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय जब सब अमृत निकला था उस समय इनको अलग कर दिया था, तो बाद में ये देवता बन गए। तो इसलिए कुछ तो व्यक्ति के अंदर गुण रहता है। ठीक है। अब अगर केतु की बात की जाए तो कहा जाता है कि केतु अगर किसी की ग्रह नक्षत्र में अच्छे उच्च की दशा में है तो ये लोगों से उस व्यक्ति को दूर कर देता है, डिटैच कर देता है अपने सगे संबंधियों से या अपने बहुत क्लोज वन से। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पापक ग्रह होते हैं, विशेष करे के केतु है, राहु है, शनि है, जहां भी बैठते हैं उस स्थान से वो अलगाव कर देते हैं, उसके सुख में कमी ला देते हैं। जैसे दशम में आ गया तो पिता के सुख में वो कमी कर देंगे, लेकिन उस स्थान में जो निर्जीव वस्तु है उसमें वृद्धि करेंगे। साथ साथ में ये धर्म और मोक्ष के भी कारक है। क्यों, जब अलगाव करेंगे परिवारिक जनों से, संबंधियों से, तो धीरे धीरे व्यक्ति का विरक्त मन हो जाता है, भगवान की तरफ अपने आप मुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं मोक्ष के भी। अच्छा, तो लेकिन ऐसा जरूरी भी तो नहीं है पंडित जी कि हर व्यक्ति मोक्ष की तरफ ही चला जाए। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि मोक्ष की तरफ ही वो व्यक्ति जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये भी है कि ऐसा भी, जैसे आपने कहा कि भगवान की तरफ उनका रुख हो जाता होगा, क्या ऐसा सच है कि हर व्यक्ति जिनमें केतु की दशा उच्च पे है वो भगवान की तरफ उनका रुख हो जाता है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनके प्रति उसका लगाव कम हो जाता है। सांसारिक, अच्छा ठीक है, क्या मुझे ये भी हो, वो भी हो, ज्यादा उसको वो नहीं रहता, फिर मोह ममता ज्यादा नहीं रहता है लोगों से। हाँ जी, ठीक है। अब पंडित जी बात करें अगर, तो डेस्टिनी जो कहते हैं जो वो फिक्स है या चेंज होती रहती है कुंडली के हिसाब से? देखिए हमारा भाग्य है वो निश्चित है, लेकिन गीता में भगवान ने कर्म का उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन से कहा है कि तुम कर्म करो, भाग्य है उसके विसर मत रहो। मतलब जो हमारा भाग्य वो तो रहेगा, लेकिन अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें ज्यादा मिलेगा। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, भाग्य के विसर बैठे रहेंगे, तो सामने अगर थाली रखी है, हमारे भाग्य के कारण थाली तो आ गई, लेकिन उसमें भोजन जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। तो कर्म करना जरूरी है। जी जी जी। तो मतलब वही वाली बात है कि, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है या मैंने भी देखी है अपने लाइफ में कि जो लोग बहुत अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, उन्हीं के ही जीवन में इतने दुख क्यों? देखिए किसी भी व्यक्ति को जब दीपक बुझने वाला होता है, तेल उसका खत्म होने वाला होता है, बुझने वाला होता है, उस समय उसकी लौ ज़्यादा होती है। तो जब व्यक्ति के जो खराब पूर्व के कर्म कभी कभी हमारे आड़े आ जाते हैं, उसके कारण हम परिश्रम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें फल नहीं मिल रहा है, साथ साथ हमारी दशा भी अनुकूल नहीं चल रही है,
तो तब व्यक्ति को अधिक परिश्रम करने पर भी, बहुत करने पर भी बाधाएं, परेशानियां आती रहती हैं। अगर पंडित जी कुंडली में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर इंसान की जो एक जिम्मेदारी होती है वो कहाँ से आती है फिर? देखिए, कुंडली में जो होता है वो बिना हमारे परिश्रम के, कर्म के हमें नहीं मिलता है। तो हमें परिश्रम करना, कर्म करना अपना जरूरी है साथ साथ में। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक ग्रह मेरे लिए ब्लेसिंग है और सामने वाले के लिए बद्दुआ या कर्स बन सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कोई एग्जांपल देके अगर बताइए तो। अच्छा, क्या है, किसी व्यक्ति का योग कारक ग्रह की, मतलब बहुत अच्छे ग्रह की दशा है, वो चल रही है और वो व्यक्ति की आयु है 25, 30, 40, 50। तो वो जो अच्छा योग कारक ग्रह है, बढ़िया ग्रह, वो उसके लिए क्या करेगा, लाभ ही लाभ पहुंचाएगा, उसका व्यापार बढ़ेगा, धन संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी सब बढ़ेगी। लेकिन वही दशा अगर किसी 80 साल के व्यक्ति की आ गई, कौन सी, जो खराब, जो बहुत अच्छे ग्रह की दशा है, योग कारक ग्रह की दशा है, तो 80 साल का, 85 साल का व्यक्ति क्या करेगा, वो तो वैसे ही मतलब घर में बैठा रहता है, चल फिर नहीं सकता है। तो उसके लिए वो एक तरह से श्राप ही समझ लो, श्राप नहीं है लेकिन उसको लाभदायक नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है, एक पराशर वो है किताब, लघु पराशरी, उसमें है आरंभो राज योगस्य भवेन मारक भुक्तिषु। जब किसी व्यक्ति की जो बहुत अच्छी दशा आती है, राजयोग प्रारंभ होता है, वो मारक की दशा में ही आता है। अच्छा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर 80-85 साल का, 90 साल का है और उसका मार्केस आएगा, तो व्यक्ति क्या कहेगा, अब तो ये जाने वाले हैं, इनके लिए तो महामृत्युंजय का या ये पूजा पाठ करो, जप कराओ। और अगर वो किसी 30, 40, 50 साल के व्यक्ति को आ रही है, तो कोई भी पंडित जी ये नहीं कहेंगे इसके लिए महामृत्युंजय कराओ, ये कराओ कराओ, तो क्या कहेंगे, तुम्हारे द्वितीय इसकी दशा है तो बहुत अच्छा धन दे देगी। तो वही होता है। अच्छा, अब अगर बात करें कुंडली की, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, तो जैसे अगर इतना ही सब अच्छा है और इससे अगर हम करियर क्या चुनना चाहते हैं, क्या इससे सही दिशा मिल सकती है हमें एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, कुंडली होती है, ग्रह हमें आराम मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम ग्रहों के अनुसार अपना कोई भी काम चुनते हैं तो उसमें हमें स्वाभाविक बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। जैसे हमने देखा कि किसी का 10वें सूर्य 10वें में ही बैठा है या अन्य किसी स्थान पर बैठा है, जाके उच्च राशि में बैठा है, मंगल भी उसका उच्च है, इसका मतलब उसे ये कहेंगे आप राजनीति करो। अगर वो राजनीति या कोई प्रशासनिक कार्य करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई काम करता है, तो उसे बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अपना निजी काम करना है ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा फलीभूत होगा। लेकिन मालूम पड़ा वो व्यक्ति उसके अलावा कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा, कोई टेक्निकल या वैसा कोई काम कर रहा है, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसमें असफलता जैसी ही मिलेंगी, क्योंकि उसके ग्रह तो क्या दर्शा रहे हैं, कोई प्रशासनिक कार्य दर्शा रहे हैं। तो ऐसे मतलब दूसरे है, मालूम पड़ा किसी का 10वें बुध है या गुरु है और वो बलवान स्थिति में, तो ऐसे व्यक्ति को वाणी से संबंधी कोई कार्य है, जैसे एडवाइस से संबंधी है, टीचिंग से संबंधी है, कोई मिनिस्टर संबंधी है, ये सब काम करेगा, अपने आप मिल जाते हैं उनको। अगर बाई चांस वो इनके विपरीत कोई काम करता है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये है। पैसा पंडित जी कर्म से आता है या आपकी मेहनत से या ग्रहों के दशा से? देखिए, पैसा हमारे भाग्य में जो है, प्रारब्ध में, वो तो आएगा आएगा, लेकिन उसमें हम कम ज़्यादा अपनी मेहनत से कर सकते हैं। हमारे ग्रह क्या है, हमारा जो प्रारब्ध के अनुसार जो ग्रह स्थिति होती है उस समय हमारा जन्म होता है। तो वो जो हमें मिलना है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसको हम परिश्रम करेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो उतना हमें नहीं प्राप्त होगा। इसमें एक छोटी सी कहानी है, बताइए, कहूँ छोटी सी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 भाई थे, शायद आपने भी सुनी हो बहुतों ने। तो छोटा भाई था, थोड़ा दुष्ट स्वभाव का था, उस पर अच्छा धन था, बहुत धन था, लेकिन दूसरों को परेशान करता था, सताता था, उसका धन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन बड़ा था, मेहनत करता था, कमाता था, उससे स्वयं भी खाता था, दूसरों की भी सेवा भी करता था उससे। लेकिन वो गरीब था। एक दिन दोनों भाई जा रहे थे, बड़ा भाई अपने सीधा जा रहा था, लेकिन छोटा भाई उसे पीछे से चिढ़ाता हुआ जा रहा,
देख मैं दूसरों को परेशान करता हूँ, ठगता हूँ, ये करता हूँ, मेरे पास धन बढ़ता जा रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना घर है, तेरे पास क्या है? अपने खाने के लिए भी कई बार नहीं होता है। इतने में बड़े भाई को कोई पत्थर में पैर लग गया और वो गिर पड़ा नीचे, उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। छोटे को और हंसी आ गई और उसे चिढ़ाने लगा, देख तेरे क्या हुआ, अच्छा काम, तू बहुत पूजा पाठ करता है, दूसरों की सेवा करता है, क्या मिला? एक चोट लगी तुझे, और मुझे क्या है? देखिए मेरे पास सब कुछ है, मैं दूसरों को परेशान करता हूं। इसके बाद उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरा भाई है, उस पत्थर को पैर से दूर को फेंका जिसमें उसका पैर लगा था बड़े का। छोटे ने जैसे किया तो वहां एक सोने की कलश निकल आया, सोने की उसमें असरफियां भरी थी। अब कहने लगा तुझे क्या लगा? सिर में चोट, खून निकला तेरा, और मुझे उसी जगह से क्या मिल गया? सोने का कलश मिल गया। तो उसी समय एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा, छोटे से कहा, आज के दिन तेरा राज्याभिषेक होना था। क्या होना था? राज्याभिषेक। लेकिन तेरे इतने खराब कर्म थे, तूने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, दूसरों को ठगना, ये करना, वो करना, तो अच्छे कर्म जितने थे तूने धीरे धीरे वो सब नष्ट कर लिए। अब आज तेरा राज्याभिषेक की जगह क्या मिला तुझे? केवल एक सोने की असरफियों का केवल कलश मात्र मिला। लेकिन आज के दिन तेरे बड़े भाई को फांसी लगनी थी, लेकिन इसने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए क्या हुआ? अच्छे कर्मों से जो फांसी वो टल गई और थोड़ी चोट लग के रह गई। तो ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, इसलिए व्यक्ति को अपना परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि नया साल आने वाला है, 2026 आने वाला है, तो आप बताएंगे कि 2026 हम सबके लिए कैसा जाने वाला है? देखिए 2026 है, 25 की अपेक्षा बढ़िया रहेगा, अनुकूल रहेगा। इसमें भारत का भी बढ़िया विकास होगा, भारत में नए कारोबार और नए कार्य होंगे जी। और उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे जी। भारत की जीडीपी इसमें बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति और सुधरेगी, बढ़िया सुधरेगी। लेकिन पूरे विश्व की दृष्टि से देखें तो पाश्चात्य के जितने यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, इनका कारक शनि है, तो बहुत अच्छा इनका वो नहीं है। इस समय इनको थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा, उथल पुथल रहेगी, पाश्चात्य के आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आएगी, इनकी संघर्ष युद्ध की स्थिति कई देशों में बनेंगी। तो अच्छा। इस तरह का पाश्चात्य के देशों में रहेगा। लेकिन भारत की दृष्टि से देखें, भारत का सुधार पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, प्रगति ज़्यादा रहेगी। प्रगति ज़्यादा रहेगी। और जो नॉर्मल इंसान है, हम जैसे लोगों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है अगर ग्रहों की दिशा से देखें तो? ग्रहों की दृष्टि से अभी शनि मीन राशि पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कुंभ, मीन और मेष पर शनि की 7.5 चल रही है। इसके अलावा सिंह और धनु ये 2 राशियों पर ढैया है, मतलब 2.5 साल के लिए शनि है। तो इन राशियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अनुकूल सफलता थोड़ी कम रहेगी। कई बार इनके बनते बनते कार्य बिगड़ेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी की, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चाहे मंदिर में जलाएं, अपने घर में जलाएं, तुलसी जी के पास में जलाएं, या घर के बाहर दरवाजे पर या पीपल के वृक्ष के पास भी दीपक जला सकते हैं सरसों के तेल का। तो वो उससे शनि अनुकूल आ जाएगा, थोड़ी बाधाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है। 2026 किन राशियों के लिए सबसे अच्छा जाने वाला है? मिथुन है, तुला है, वृश्चिक है, इन राशियों के लिए अनुकूल रहेगा। इनके कार्य जो रुके हुए हैं वो बनेंगे, प्रगति ज़्यादा रहेगी। इस समय इनको कोई नया काम करना है, किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो 2026 इन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। ठीक है। और किन को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? देखिए अभी पहले मैंने बताया था, कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु, इन राशियों को इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इनको धोखा इत्यादि मिल सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ठीक है। और अगर अब 26 की बात कर रहे हैं और देश की बात कर रहे हैं, तो मुझे जानना है कि 2026 योगी जी के लिए कैसा जाने वाला है? देखिए इनकी राशि आदित्यनाथ नाम से मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले वैसे ही कर्मठ परिश्रमी होते हैं जी। कोई आने वाले संकट का सामना करने की इनमें कूट कूट के भावना भरी होती है, मेहनती होती हैं, साहसी होते हैं। मंगल की राशि है, मंगल प्रशासनिक और ग्रहों में सेनापति है, तो इनके जीवन में संघर्ष तो आएंगे इसमें, लेकिन ये अपने आप ही अपने पौरुष सामर्थ्य से आगे निकल जाएंगे, इसे परास्त करके।
अच्छा, अब जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ था और बॉर्डर पे इतना मतलब टेंशन का माहौल था, क्या 2026 में भी ऐसा कुछ होने वाला है भारत के साथ, या सब कुछ सामान्य रहेगा? 2026 में यही बनी रहेंगी स्थिति, यही स्थिति आती बनी? आती जाती रहेंगी। हाँ जी, समय समय पे बनती रहेंगी। युद्ध का तो कोई योग नहीं बन रहा पंडित जी? नहीं, पाश्चात्य के देशों में युद्ध की संभावना अपने में ज्यादा है, भारत अपने यहाँ पर इतना वो नहीं है। अपने यहाँ छोटा मोटा वो चलता रहेगा, जैसे पहले से अभी चल रहा है वैसा बना रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। हाँ। मतलब ऐसी कोई युद्ध की हाँ स्थिति जी। नहीं है। ऐसा कोई योग पंडित जी 2026 में जो पॉलिटिक्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या कुछ उथल-पुथल दिख रहा है मोदी जी के जीवन काल में? देखिए, मोदी जी के उसमें अभी कोई उथल पुथल का कोई भी योग सत्ता नहीं पलट है। ऐसा कुछ तो नहीं, कोई भारत में ऐसा कोई सत्ता का वो नहीं है, नहीं दिख रहा है। बढ़िया चलेगा, सब बढ़िया चल हाँ रहा जी। है। पंडित जी, जो शादियां होती हैं दो लोगों के बीच में, ये पहले इनका सोल कनेक्शन पहले से है, या फिर इस जन्म में आके बनता है, या डेस्टिनी है, या क्या है? देखिए, एक कहावत है, या पहले से चला आ रहा है? जो एक तो हमारे हिंदू सनातन में माना जाता है, शादी के वक्त भी कहते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता है। क्या ये सच में 7 जन्म चलते हैं, या? देखिए, हम सनातनी ये मान के चलते हैं, मान के नहीं चलते, ये है कि हमारे करोड़ों जन्मों के कर्म हैं, उनका कहीं न कहीं आके हमें उसी के अनुसार, हमें चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, माता पिता हो, वो आके मिलते हैं। हमने कौन से कर्म किसके साथ में कैसे किए, उसके अनुसार ही वो आके इस समय आके मिलते हैं। उसी के अनुसार हमारी संतान हमारे यहाँ जन्म लेती है। तो हम उसको मान के चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो भी जीवन साथी मिल रहा है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। कई बार ऐसा होता है, कोई शत्रु रूप में आ जाता है कि शादी हुई, उसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया या कुछ हो गया, ये मतलब पूर्व जन्म के कोई शत्रु रूप में भी आ जाते हैं, तो वो अपना बदला लेने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, इसलिए डाइवोर्स होते हैं। अब आजकल पंडित जी बहुत ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्या ये रीज़न है कि लोग अब अपनी कुंडली नहीं मिलाते, या बिना ग्रह दशा जाने शादी कर लेते हैं, या क्या रीज़न है? या कार्मिक अकाउंट है, जैसे अभी आपने कहा कि कर्मों को सेटल करना भी तो है? देखिए, पूर्व के हमारे कर्म तो है ही हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इस जन्म के कर्मों को और खराब कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुंडली लेके आता है कि ये मेरी कुंडली है, पंडित जी ने बताया, वो कहता है कि ऐसा मेरी कुंडली में है ही नहीं। क्योंकि पहले से ही बहुत से व्यक्ति गलत कुंडली बना के रखते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक व्यक्ति आया, अच्छा संपन्न था, उसने लगभग अपने अपने भाइयों की, बेटा बेटियों के लगभग 10 कुंडलियां दी। 10 के डेट ऑफ बर्थ बताया कि फलाने का ये है, फलाने का ये है, बस आप कुंडली बना दीजिए, मंगली नहीं होनी चाहिए। पूरे 24 घंटा में जो भी समय रख लीजिए आप अपने आप, बस मंगली नहीं होनी चाहिए। और सब बच्चे कितने थे, कोई 4 का, कोई 5 का, कोई 10 का, कोई 12 साल का। अब बच्चे बड़े होके क्या सोचेंगे कि हमारे पिताजी ने, हमारे ताऊ जी ने ये कुंडली बनवाई थी, बचपन में बनाई है। जो बचपन में बनी है वो सही समय की बनी है, लेकिन उनको क्या पता कि वो समय ही गलत है। पंडित जी ने अपने आप ही बना के रखा है। जब उनके माँ बाप ही गलत बनवा रहे हैं, ताऊ जी गलत बनवा रहे हैं, तो पंडित जी क्या करें? अब उसी कुंडली से मेलापक कराया, जो गलत कुंडली से मेलापक जब कराएंगे तो क्या होगा? गलत ही होगा, गलत होगा। तो ऐसे आजकल शहरों में बहुत प्रचलन चल गया कि कुंडली कई कई बना के रख लेते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया मेलापक कराने, उसकी 72 से लेकर 82 तक की कुंडलियां बनी रखी। लड़का मंगली है, लड़की मंगली है तो इससे मिला दो, नहीं मंगली तो इससे मिला दो। बाद में क्या हुआ, उसका शादी हुई, शादी होते ही 8-10 दिन में अलग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल जो अलगाव हो रहे हैं उसमें कुंडलियों का, ग्रहों का सही सामंजस्य नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में जब वो घर खरीदता है तो क्या ये एक तो आपने बताया है कि ये ग्रह दशा से संबंधित होता है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, जो भी प्रॉपर्टी के लिए होता है, तो आप घर खरीदेंगे। लेकिन उस घर में जाने के बाद आपके साथ क्या होता है, जैसे कहते हैं कि कुछ वास्तु दोष है उस घर में या जो भी है, क्या उसको हम एस्ट्रोलॉजी हम अपना कर्मा माने कि हमारे पिछले जन्म का ये कर्म है, या फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें अभी वास्तु ज्ञानी से मिलना चाहिए? सबसे पहले तो
वास्तु के अनुसार हमें घर लेना चाहिए। पूर्व है या उत्तर दिशा है, इनका प्रवेश द्वार बहुत अच्छा माना गया है वास्तु के अनुसार, लेकिन गलती से अगर किसी दूसरी दिशा का आ जाए तो वो अनुकूल इतना नहीं होता। उसको उसकी अशुभता को कम करने के लिए हमें कुछ न कुछ थोड़े बहुत उपाय करना चाहिए, तो वो उससे बहुत धीरे धीरे थोड़ा उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन हटता नहीं है। जब तक वो उपाय करते रहेंगे तब तक उसका प्रभाव कम रहेगा। ठीक है, ये तो बात है पंडित जी, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने ही घर खरीदा और मुझे नहीं पता, अब मेरे घर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं मेरे स्वास्थ्य को लेके या मेरे संबंधों को लेके, तो मुझे जानना ये है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये घर का दोष है या मेरे पिछले जन्म का कर्म है जो मैं झेल रही हूँ। एक श्लोक है, वैद्यः वदन्ति कफवात मरुद्विकारं ज्योतिर्विदो ग्रहगतिम परिवर्तयन्ति भूताभिषेक भूत विदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदन्ति। मतलब आप जिसके वैद्य के पास अगर किसी के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या कहेगा, आपको वात पित्त कफ की ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अगर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो कहेगा आपका ये ग्रह खराब है वो ग्रह खराब है, वास्तु दोष है, दुनिया चक्कर का है। अगर किसी संत महात्मा के पास जाएंगे वो क्या कहेंगे, अरे आपके पूर्व के कर्म हैं उनके कारण आपको ये कष्ट आ रहा है। किसी तांत्रिक के पास जाएंगे वो कहेंगे फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया है, दुनिया चक्कर का बताएंगे। लेकिन अगर किसी घर में उत्तर पूर्व के कोने में अर्थात ईशान दिशा में टॉयलेट हो, किचन हो, तो घर में स्थायी रूप से बीमारी का घर बन जाता है। वो वहाँ किसी न किसी का भी बीमार होना एक स्वाभाविक है। उसका अधिकांश पैसा बीमारियों पर ही उस घर में जाता है। इसलिए हमें पूर्व उत्तर का की दिशा है अर्थात ईशान दिशा है, इसमें भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। पानी का जो नल है या हैंड पाइप है, धरती से पानी निकालने, वो सब बनाना चाहिए। जी जी। इसमें कोई भी गंदगी या किचन वगैरह टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है पंडित जी। अब ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप नए साल के लिए कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या एक ऐसी कोई चीज़ है जो उसे वो अपना सकते हैं अपने बेहतर जीवन के लिए। धर्मेण हन्यते शत्रु धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते व्याधि यतो धर्मस् ततो जय। अर्थात धर्म के द्वारा पूजा पाठ से, जप से, साधना से जो हमारे अशुभ ग्रह हैं उनकी अशुभता कम हो जाती है और हमारी जो व्याधि या बीमारियां हैं वो भी धर्म से अच्छे कार्यों से हट जाती हैं। जो परेशानी कष्ट है वो भी धर्म के कार्य से दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा धर्म का काम अर्थात थोड़ा बहुत सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। चाहे 10 मिनट पढ़ें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन हमें रोजाना पढ़ना चाहिए। चाहे आप कवच अर्गला कीला करें, लेकिन नियमित करें, तो वो जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमारी अप्रत्यक्ष रूप में सहायता वो करते हैं। ठीक है, चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना इतना मूल्यवान टाइम हमें दिया। आई होप हमारे दर्शकों को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा 2026 के लिए भी। सो धन्यवाद पंडित जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और 2026 की आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद।